हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से एग्जाम दे दिए होंगे। एग्जाम में थोड़ा सा एसी मशीन का ऑब्जेक्टिव आपको परेशान किया होगा, लेकिन सब्जेक्टिव जो था ओवरऑल जितने भी सब्जेक्टिव थे वो आप बना लिए होंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव रिवीजन क्लास से टैली किया था। 100% सारे क्वेश्चन रिवीजन क्लास के थे, जो कि यहाँ पर हम आपको दिखा भी देंगे। ऑब्जेक्टिव में भी अप्रोक्सीमेट अगर लिया जाए, अप्रॉक्स में कम से कम 15 ऑब्जेक्टिव आप लोग बना ही लेते हैं। ऐसा था 2-4 ऑब्जेक्टिव ऐसा था जो कि नया फ्रेम किया था, एक नया अंदाज का क्वेश्चन था। तो देखिए हम लोग चलते हैं अपने सेशन की ओर। सबसे पहले जानते हैं कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा राइट आंसर था। तो पहला क्वेश्चन कहता है स्मॉलर एयर गैप इन 3 फेज इंडक्शन मोटर हेल्प्स टू। एक स्मॉल एयर गैप जो हमारा होता है 3 फेज इंडक्शन मोटर में, वो हमारा क्या चीज़ में मदद करता है? तो वो जो हमारा मदद करता है रिड्यूस इन चेंज इन क्रॉलिंग के रिड्यूस करने में करता है, या इंक्रीज द स्टार्टिंग टॉर्क को इंक्रीज करने के लिए करता है, या रिड्यूस द चेंज ऑफ कॉगिंग, या फिर रिड्यूस द मैग्नेटाइजिंग करंट। तो ये जो हमारा एयर गैप होता है वो जनरली मैग्नेटाइजिंग करंट को रिड्यूस करने में मदद करता है। तो वो हमारा हो गया ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात किया जाए तो क्या कहता है द रोटर स्लॉट आर स्लाइटली स्क्यूड इन स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर 2। रोटर स्लॉट को हम लोग स्क्यू क्यों करते हैं? तो सबसे पहला हमारा ऑप्शन दिया है कि इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ बार। स्ट्रेंथ ऑफ बार के लिए उसको स्क्रू करते हैं, तो ऐसा तो नहीं था, हम लोग पढ़े हैं। लेकिन हम लोग पढ़े हैं रिड्यूस दी मैग्नेटिक हम एंड लॉकिंग ऑफ रोटर। रोटर लॉक ना हो और ना ही हमिंग साउंड हो, इसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग जो है वो उसमें जो है वो स्लाइटली उसको स्क्यू कर देते हैं, तिरछा कर देते हैं, जो कि आपको कल हम बताए भी थे। बाकी सारे ऑप्शन है इकोनॉमिक ऑन कॉपर भी यूज। तो वो हम लोग जब उसको ज़्यादा, ये देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, वो अगर हम उसको ज़्यादा तिरछा करेंगे तो क्या होगा? हमारा कंडक्टर का साइज बढ़ेगा, कंडक्टर का साइज बढ़ेगा तो वो इकोनॉमिक होगा कि और महंगा हो जाएगा। तो ये गलत है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर हम लोग चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, पहली बार अपना दिमाग से कुछ अच्छा फ्रेम करके क्वेश्चन दिया है, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। ये बहुत ही काबिल तारीफ है। ये जो क्वेश्चन हमारा कह रहा था कि बहुत ही लॉजिकल और मतलब कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था। क्या कहता है 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर उंडेड फॉर 4 पोल ऑन स्टेटर एंड 6 पोल ऑन रोटर। बस इतना ही पढ़ना था और आपका आंसर क्लियर हो जाता। कह रहा है कि 4 पोल हमारा स्टेटर पर था और 6 पोल हमारा रोटर पर था। यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि दोनों पर पोल का वेरिएशन हो रहा है, पोल हमारा चेंज कर रहा है। जब दोनों पर हमारा पोल ही चेंज कर रहा है तो ये जो हो गया वो पहले एसिंक्रोनाइज हो गया। जैसे ही एसिंक्रोनाइज हो गया उसका मतलब क्या होगा कि टॉर्क का प्रोडक्शन हो ही नहीं पाएगा। जब टॉर्क ही नहीं प्रोडक्ट हो पाएगा तो फिर हमारा स्पीड कहाँ से आएगा? तो ओवरऑल इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 0 स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 4 की बात करते हैं तो क्या कहता है कि एन इंडक्शन मोटर हैज ए सिंक्रोनस स्पीड ऑफ 1500 आरपीएम। मतलब एनएस का वैल्यू हमको कितना दिया है? तो ये हमारा दिया है 1500 आरपीएम, 1500 आरपीएम। ठीक है। कह रहे व्हाट विल द स्लीप व्हेन इट रनिंग एट स्पीड ऑफ 1450 आरपीएम। मतलब एनआर का वैल्यू हमको कितना दिया है? 1450 आरपीएम। पूछा क्या हमारा है? तो स्लीप बराबर हम लोग क्या पढ़े थे? एनएस माइनस के एनआर अपॉन में 100। क्या पढ़े थे? एनएस अपॉन में एनआर, एनएस माइनस के एनआर अपॉन में एनएस पढ़े थे। अगर परसेंटेज में निकालना है तो इंटू में 100 कर दीजिए। तब देखिए यहाँ पर हमारा वैल्यू क्या है? एनएस का हमारा वैल्यू है 1500 माइनस के एनआर का वैल्यू है 1450 और हमारा फिर यहाँ पर एनएस का वैल्यू जो हमारा है वो कितना है? 1500 इंटू में हम लोग इसको कर लेंगे 100। तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा? ओवरऑल हमारा बचेगा 50 अपॉन में 1500 इंटू में यहाँ पर हम करेंगे 100। यहाँ से 2 जीरो खत्म करेंगे, यहाँ से 2 जीरो खत्म किए ओवरऑल। तो हमारा इधर कितना बचेगा? यहाँ बचा था 50, तो ये हो जाएगा 5 3 जा और ये हो जाएगा 5 10 जा। 10 अपॉन में 3 जब इसको करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा प्लस के 3.33। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आसानी से इसको बना सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि फॉर अ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इफ द रोटर रेजिस्टेंस इज इंक्रीज। अगर हम लोग रोटर रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं तब क्या होगा? स्टार्टिंग टॉर्क एंड इफिशियंसी इंक्रीज। स्टार्टिंग टॉर्क तो इंक्रीज करेगा लेकिन इफिशियंसी इंक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पर लॉसेस हो रहा है तो इफिशियंसी इसका घट जाएगा। तो जिसमें भी होगा स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज और इफिशियंसी घटेगा, वही हमारा राइट आंसर होगा। देखिए क्या है? स्टार्टिंग टॉर्क एंड इफिशियंसी डिक्रीज गलत है। स्टार्टिंग टॉर्क डिक्रीज बट इफिशियंसी इंक्रीज, ये तो डायरेक्ट उल्टा है। फिर हमारा स्टार्टिंग टॉर्क इज इंक्रीज बट इफिशियंसी डिक्रीज। स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज कर रहा है, इफिशियंसी डिक्रीज कर रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग चलते हैं। तो क्या कहता है द सप्लाई वोल्टेज ऑफ इंडक्शन मोटर इज रिड्यूस बाई 100%, 10% रिड्यूस कर रहा है उसका। कह रहा है कि किस परसेंटेज से हमारा मैक्सिमम टॉर्क डिक्रीज करेगा। तो हम लोग क्या जानते हैं? टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि इनिशियल कंडीशन में जो हमारा वी का वैल्यू था वो था 100। कितना था? तो उसको हम लोग मान लेते हैं कि वो था हमारा 100।
कैलकुलेशन आसानी के लिए हम लोग ले लिए हैं ऐसा। तो जो हमारा पहले टॉर्क का वैल्यू था वो कितना आ रहा था, तो टॉर्क की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, मतलब कि 100 के स्क्वायर करेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 10000 इतना आ जाएगा। वहीं पर अब क्या करा है कि हमारा जो सप्लाई वोल्टेज है उसको हम 10% रिड्यूस कर दिए, मतलब अब जो हमारा वोल्टेज है वो 10% रिड्यूस करेंगे, मतलब 100 में से 10% कितना होगा, घटाएंगे तो ओवरऑल 90 बचेगा हमारा। 10% अगर घटा देंगे तो 90 का स्क्वायर अब करिए तो इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू आएगा 8100। यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 0 यहाँ पर से 10 में से 1 गया तो 9 में से 8 गया तो 1, तो 1900 इतना हमारा वैल्यू आया। अब देखिए कि ये जो हमारा है वो परसेंटेज में कितना हुआ, तो परसेंटेज में करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल हमारा कितना आएगा 90%। तो ओवरऑल ऑप्शन में देखिए नियरेस्ट कौन सा है, तो नियरेस्ट हमारा सी ऑप्शन होगा 20%। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो क्या कहता है कि इन एन इंडक्शन मोटर स्लिप डिपेंड ऑन, स्लिप जो हमारा है वो किस पर डिपेंड करता है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, रोटर इनपुट पावर पर डिपेंड करता है, या रोटर कॉपर लॉस पर डिपेंड करता है। तो रोटर कॉपर लॉस पर तो डिपेंड करता है लेकिन हमारा सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता है, तो रोटर इनपुट पावर पर भी ओवरऑल डिपेंड करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 में चलते हैं। तो क्या कहता है, द पावर फैक्टर ऑफ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर इज, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर क्या होता है। तो पहला में हमें जो कह रहा है वो क्या कर रहा है कि लो एट लाइट लोड ओनली, तो लाइट लोड जब रहता है तभी तो हमारा ये लो होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 8 का ए। तो आगे हमको ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कहता है कि कॉगिंग ऑफ इंडक्शन मोटर ऑकर ड्यू टू, कॉगिंग हमारा क्यों होता है इंडक्शन मोटर में, करेक्ट। कॉगिंग ऑफ इंडक्शन मोटर ऑकर्स ड्यू टू हार्मोनिक्स इंडक्शन ऑफ टॉर्क ओनली, या हार्मोनिक सिंक्रोनस टॉर्क ओनली, या बोथ ए एंड बी। तो ये जो हमारा होता है वो हमारा हार्मोनिक सिंक्रोनस टॉर्क के कारण सिर्फ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि इन एन इंडक्शन मोटर इफ द एयर गैप इज इंक्रीज, अगर हम लोग एयर गैप को इंक्रीज करते हैं तब हमारा क्या, एयर गैप इंक्रीज करते हैं तब क्या होता है, स्पीड विल रिड्यूस, स्पीड हमारा रिड्यूस होता है, स्पीड जो हमारा होता है वो क्या होता है, रिड्यूस होता है अगर हम लोग एयर गैप को इंक्रीज करते हैं तब, या इफिशियंसी विल इंप्रूव, इफिशियंसी हमारा इंप्रूव होता है, या पावर फैक्टर बिट लोअर, जब हम लोग एयर गैप को इंक्रीज करेंगे तो हमारा पावर फैक्टर जो है वो घट जाएगा, मतलब लोअर हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि इन केस ऑफ स्प्लिट फेज मोटर द फेज शिफ्ट बिटवीन करेंट इन द टू बाइंडिंग आर। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पर लगभग स्टूडेंट इसको गलत किए होंगे क्योंकि वो देखे होंगे सीधे फेज शिफ्ट मतलब स्प्लिट फेज मोटर है 90 डिग्री, नहीं ये हमारा 30 डिग्री होता है। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या था कि हम लोग को करंट पूछा था, ना कि हमको पूछा था कि हमारा दोनों बाइंडिंग का कितना फेज शिफ्ट होता है। वो अगर पूछता तब जो हम लिखते हैं उसको 90 डिग्री लिखते हैं, नहीं तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करते हैं। तो क्या कहता है, द टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टू फेज इंडक्शन मोटर इज लार्जली अफेक्टेड बाई, कह रहा है कि टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारा होता है टू फेज इंडक्शन मोटर का वो किस पर इफेक्ट करता है, तो जनरली वो इफेक्ट करता है X/R रेशियो पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 नंबर क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी रीजन फॉर द प्लेसिंग फील्ड ऑन रोटर इन एन अल्टरनेटर, स्मॉल पावर इन फील्ड सर्किट, या फिर हमारा इंसुलेशन ऑफ हाई वोल्टेज इज मेड इजी ऑन, क्या लिखा है ऑप्शन टाइप किया है पता नहीं, लार्ज करंट इन स्टेटर। क्या करा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी रीजन टू प्लेसिंग फील्ड ऑन रोटर ऑफ द अल्टरनेटर। रोटर पर हम लोग क्यों फील्ड को प्लेस करते हैं, तो इसका ऑप्शन देख लीजिएगा। रोटर पर अगर हम लोग इसको फील्ड को प्लेस करते हैं तो हमारा पहले तो उसका बाइंडिंग जो होता है वो कम होता है, तो वो भी हमारा हो सकता है, बाइंडिंग कम होता है तो इंसुलेशन कॉस्ट जो हमारा होगा वो हमारा कम आएगा। तो क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी रीजन टू प्लेसिंग फील्ड ऑन रोटर इन अल्टरनेटर। अल्टरनेटर में हम लोग फील्ड को रोटर पर रखते हैं, इसका मेनली कारण क्या है कि इंसुलेशन हमारा कम है। इसमें ऑप्शन आप देख लीजिएगा, इसमें ऑप्शन मेरा उल्टा सीधा टाइप कर दिया है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो हमारा होना चाहिए कि पहला रीजन तो ये हो सकता है कि उसमें हमारा जो किसी भी तरीके का लोड मतलब उसका वजन कम होता है, तो हमारा जो वजन कम होने के कारण वो आसानी से पहले रोटेट हो जाएगा, कोई दिक्कत उसको होता नहीं, रोटेट कराने में ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। बाइंडिंग कम है तो इंसुलेशन भी हमारा कम लगेगा। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन ही गलत टाइप किया हुआ है, इसका क्वेश्चन हमको याद भी नहीं इसका ऑप्शन में क्या था।
क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग देख लेते हैं, क्या कहता है, ये लीडिंग पावर फैक्टर लोड ऑन एन अल्टरनेटर इंप्लाइज दैट इट्स वोल्टेज रेगुलेशन शैल बी। कह रहा है कि हमारा अगर लीडिंग पावर लोड होता है, लीडिंग पावर फैक्टर लोड होता है अल्टरनेटर का, तो वो हमारा क्या इंप्लाइज करता है, उसका जो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो क्या होता है। तो वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, जीरो होता है या एनी ऑफ द अबव होता है। तो इसका जो होता है वो तीनों होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं देना चाहिए क्योंकि ये पहले वाले सिलेबस में था, लेकिन अभी वाले सिलेबस में आपको वोल्टेज रेगुलेशन नहीं दिया था पढ़ने के लिए, तो इसलिए इसको देना नहीं चाहिए था, लेकिन दे दिया। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग देखते हैं, तो क्या कहता है, द लीकेज रिएक्टेंस ऑफ थ्री फेज अल्टरनेटर इज डिटरमाइंड बाई। लीकेज रिएक्टेंस जो हमारा होता है थ्री फेज अल्टरनेटर का, उसको हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो ओपन सर्किट और जीरो पावर फैक्टर टेस्ट से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, तो क्या कहता है, इन लार्ज सिंक्रोनस जनरेटर डैम्पर आर प्रोवाइडेड इन ऑर्डर टू। लार्ज सिंक्रोनस जनरेटर में हमारा डैम्पर जो प्रोवाइड होता है वो किस लिए होता है। तो पहले हमारा इंक्रीज स्टेबिलिटी, यहाँ स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, एलिमिनेट दी हार्मोनिक इफेक्ट, हार्मोनिक इफेक्ट को एलिमिनेट करता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी बोथ आर राइट। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, तो क्या कहता है, इन सिंक्रोनस मशीन इफ द आर्मेचर फील्ड एक्सिस इज अहेड ऑफ द फ्लक्स फील्ड। कह रहा है कि आर्मेचर फील्ड एक्सिस जो है वो आगे है, अहेड है हमारा फील्ड फ्लक्स का। तो ये फील्ड फ्लक्स इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में, तो मशीन जो ऑपरेट कर रहा है वो हमारा कौन सा मशीन होगा, सिंक्रोनस मोटर होगा या सिंक्रोनस जनरेटर होगा, या फिर हमारा ए सिंक्रोनस मोटर होगा, ये ए सिंक्रोनस जनरेटर होगा। तो ये हमारा जो होगा वो सिंक्रोनस जनरेटर होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि न सिंक्रोनस मोटर टॉर्क और लोड एंगल, सिंक्रोनस मोटर में टॉर्क और लोड एंगल विथ इंक्रीज इन लोड, लोड को अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं तब उस केस में हमारा जो है वो लोड एंगल क्या होता है या टॉर्क एंगल हमारा क्या होता है। तो ये भी हमारा इंक्रीज होता है। जब टॉर्क एंगल लोड एंगल इंक्रीज करते हैं तब हमारा जो है वो इंक्रीज लोड, मतलब लोड इंक्रीज होता है, तो लोड एंगल और टॉर्क एंगल वो भी हमारा इंक्रीज करता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, तो क्या कहता है, रिलक्टेंस मोटर रन एट, रिलक्टेंस मोटर किस पर रन करता है, तो वो हमारा सिंक्रोनस स्पीड पर रन करता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ये हम कल पढ़ाए भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर डेफिनेटली है द परमानेंट मैग्नेट रोटर। कर इसमें से कौन सा मोटर के पास परमानेंट मैग्नेटिक रोटर होता है। तो वो हमारा डीसी कम्यूटेटर मोटर में होता है, या ब्रशलेस डीसी मोटर में होता है, या रिलक्टेंस मोटर में होता है, या स्टेपर मोटर में होता है। तो ये हमारा स्टेपर मोटर में होता है। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब आप लोग बताइए कमेंट करके कि आप लोग का कितना ऑब्जेक्टिव सही गया है। और बाकी सब्जेक्टिव की अगर बात किया जाए तो सब्जेक्टिव हमारा जो है वो कहाँ से आया था उसको हम लोग देख लेते हैं। ये आधा क्वेश्चन तो इसमें आया ही नहीं। सब्जेक्टिव में हम वैसे देखे थे कि सारा क्वेश्चन जो था वो ओवरऑल मिला हुआ ही था। तो देखिए वी कर्व बोले थे, वी कर्व आया हुआ था। स्टार्टिंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर आपको बताए थे, ये भी देखिए पूछा हुआ है। वर्किंग प्रिंसिपल सिंगल फेज शेडेड पोल मोटर, शेडेड पोल मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल देखिए पूछा हुआ है, हम बताए भी थे शेडेड पोल मोटर को कल। तो जो भी कल के सेशन को अच्छे से देखेंगे उनको सब्जेक्टिव में कोई खास दिक्कत नहीं हुआ होगा। बाकी इसका ऊपर का क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा है। कराए कि टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स हमको दिखाना है पॉलीफेज इंडक्शन मोटर का, मतलब कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर का टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हुए हैं आपको। डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शनल फीचर एंड ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। कहे थे कि अगर क्वेश्चन थोड़ा सा टफ डालेगा तो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन का उपयोग करेगा, नहीं तो जनरली आपको जो है वो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर ही देगा। तो इसका हम लोग स्ट्रक्चर थोड़ा सा बता दिए थे कि सिर्फ इसमें एक और कैपेसिटर हमारा ऐड हो जाता है जो कि पैरेलली उसका ऐड होता है, तो उतना ही इसमें फीचर होता है और इसका कुछ ज़्यादा है नहीं। तो वो अगर आप लोग पढ़े होंगे तो बना लिए होंगे। इसको हम लोग क्लास में उतना डिटेल में डिस्कस नहीं किए थे, लेकिन थोड़ा सा आपको इंट्रो दे दिए थे। अच्छा, इसको अगर आप नहीं भी करते तो क्या करा कि कंस्ट्रक्शनल स्टेपर मोटर का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग आपको लिखना था, ये भी आप लोग स्टेपर मोटर का कर लेते। हमारा जो है स्टेट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग शॉर्ट पिच बाइंडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग बाइंडिंग इन अल्टरनेटर, इसके नीचे वाला क्वेश्चन जो था वो ऑलरेडी क्लास में कराया हुआ था। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आधा इसमें आया ही नहीं, आधा कट गया है। डिस्कस द फेनोमेना ऑफ हंटिंग इन सिंक्रोनस मशीन, बताए हुए थे कि हंटिंग क्या है, इसका रेमेडीज क्या है, वो भी हम वहाँ पर हंटिंग पूरे अच्छे से आपको समझाए थे, बोले भी थे कि ये पूछेगा। एक्सप्लेन हाउ द स्पीड ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर कैन बी चेंज बाय रोटर सर्किट रेजिस्टेंस। रोटर सर्किट रेजिस्टेंस से कैसे हम लोग चेंज करते हैं, मतलब रोटर स्पीड कंट्रोल मेथड जो था, रोटर रेजिस्टेंस स्पीड कंट्रोल मेथड जो आपको बताए थे कल, उससे देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ डायरेक्टली। उसका करा कि उसका लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन एंड डिसएडवांटेज को लिखना था। तो ये सब हम आपको कराए हुए थे। सब्जेक्टिव में आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा, ये आप भी देखे होंगे कि सब्जेक्टिव जो था ओवरऑल टोटल आपको मिला था। ऑब्जेक्टिव में हम लोग
सोचे थे कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन रहेगा, लेकिन क्वेश्चन उतना टफ नहीं था। क्वेश्चन आप बना सकते थे, अप्रॉक्स में 15 तक ऑब्जेक्टिव आप सही कर सकते थे। 4-5 ऑब्जेक्टिव आपसे नहीं बनता, बाद बाकी आपसे बन जाता। तो एग्जाम ओवरऑल हम कह सकते हैं कि एग्जाम का पेपर अच्छा था, उतना भी टफ नहीं था, ना ज़्यादा ईजी था, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किसको कितना सही हुआ, और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि सभी लोग इस आंसर को मैच कर ले और अपने आंसर, अपना जो मार्क्स है उसको आइडेंटिफाई